हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको प्राप्त हो। आज हम देखेंगे अध्याय 1 पादपों में पोषण। जो पादप हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। पादपों में पोषण जो होता है, मतलब जो भोजन करने की जो प्रक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है तथा किस प्रकार पादप अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। पादप सजीव हैं, तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं यह अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो पादप हैं वह अन्य सजीवों को भोजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन आज हम विस्तार से जानेंगे कि जो पादप है वह अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं। तो पहला देखेंगे कि जो पोषण है वह किसे कहते हैं। जो पादपों में जो पोषण होता है उसकी जो परिभाषा है पोषण की, उसको हम देखेंगे। वे पोषक पदार्थ जिन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें पोषण कहते हैं। मतलब वे पोषक पदार्थ जो सजीवों के लिए लाभदायक है, जिसके द्वारा उनकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास तथा अपनी जो क्षतिग्रस्त जो भाग हैं उनकी जो रखरखाव है उसके लिए जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। जो पोषण ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, मतलब जो पदार्थ है पोषक पदार्थ हैं, इनको जो ग्रहण करते हैं तो ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। तो जो पोषक पदार्थ हैं इनके बारे में जानते हैं कि पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जो सजीवों के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें हम पोषक पदार्थ कहते हैं। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि पोषक पदार्थ हैं, जिनके द्वारा सजीवों के अंदर वृद्धि एवं विकास तथा अपनी जो क्रियाएं हैं वह पूर्ण रूप से संपन्न होती है। उसके बाद में देखेंगे कि जो पादप हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो पादपों में पोषण की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। उनके अंदर पहली है स्वपोषण। अब स्वपोषण में कौन कौन से पादप आते हैं, किनको इसमें रखा जाता है। तो स्वपोषण किसे कहते हैं और इसके अंदर कैसे पादपों को रखा जाता है। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं। मतलब ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह किसी अन्य सजीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहते हैं। तो ये स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। तथा दूसरा है विषम पोषण। अब विषम पोषण में कौन से पादप आते हैं, तो पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। विषम पोषण, विषमपोषी जो पादप हैं उनकी हम परिभाषा को देखते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, मतलब वह अपने भोजन के लिए किसी अन्य
सजीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, विषम पोषी पादप कहते हैं। और इन्हें किसके अंतर्गत रखते हैं, विषम पोषण के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वह अपने भोजन के लिए दूसरे या अन्य के लिए अन्य पादपों, या हम यहां पर कह सकते हैं सजीवों या अन्य सजीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषम पोषी पादप कहते हैं। मतलब ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा वह अपने भोजन के लिए अन्य किसी सजीवों पर या पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम विषम पोषी पादप कहते हैं, जिन्हें हम इन पादपों को हम विषम पोषण के अंतर्गत रखते हैं। अब हम जानेंगे कि जो स्वपोषण है उसके अंदर जो स्वपोषी पादप हैं वह अपना भोजन स्वयं किस प्रकार से बनाते हैं। तो जो स्वपोषी जो पादप हैं वह अपने भोजन की क्रिया जब करते हैं, अपना भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो वह अपने जो भाग हैं, जो इनके जो भाग हैं जिन्हें मुख्य रूप से अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, तो जो स्वपोषण के अंतर्गत जिन पादपों को रखा जाता है और जो इनके लिए जो भोजन बनाया जाता है, जो जिन अंगों के द्वारा इनके द्वारा भोजन का निर्माण होता है या जिन कोशिकाओं के द्वारा भोजन की क्रिया संपन्न की जाती है, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पादप के अंदर जो स्वपोषी पादप है उनके अंदर भोजन जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह मुख्य रूप से पादप की पत्तियों के अंदर पूर्ण होती है। मुख्य रूप से पत्तियों के अंदर भोजन का संश्लेषण किया जाता है या इनके लिए भोजन तैयार किया जाता है। तो पहले जो पत्तियां हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है जिनके द्वारा पादपों के लिए भोजन तैयार किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। किसके अंदर, स्वपोषण के अंतर्गत आने वाले पादपों के अंदर। तो जो पादप होता है उसके मुख्य रूप से भोजन का जो कार्य होता है वो किसके अंदर होता है, पादप की पत्तियों के अंदर जो शाखाओं से लगी होती है। अब पत्तियों के अंदर आपने देखा है हरा रंग पाया जाता है, जो पत्तियां होती है उनका रंग हरा होता है। जो सजीवों में जो जीवित जो पादप हैं, सजीव जिनके अंदर क्रियाएं होती है, तो वह क्या है, जीवित है, तो उसका रंग कैसा होगा, हरा। यदि वह पादप जीवित नहीं होता है तो उसकी पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है। और जो हरे जो पादप हैं, जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, जो क्रियाएं करते हैं, उन्हीं के अंदर ये पोषण की प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अन्यथा मृत होने के पश्चात इनमें किसी प्रकार का कोई पोषण नहीं होता है। जो पादप है उनकी पत्तियों का रंग होता है हरा। अब जो पत्तियां हैं उनका रंग हरा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित पाया जाता है। ये पर्णहरित क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल के कारण ऐसा रंग इनका होता है, जिन्हें हम क्लोरोफिल कोशिकाएं भी कहते हैं। क्लोरोफिल कोशिकाएं भी कहते हैं। क्लोरोफिल कोशिकाओं के कारण इनका रंग हरा होता है तथा इन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा सूर्य का प्रकाश पत्तियों के द्वारा पौधे को प्राप्त होता है। इन रंध्रों के माध्यम से ही
जो पौधे श्वसन क्रिया के दौरान जो गैस ग्रहण करते हैं वह गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे भी इन रंध्रों के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं, जो कि अपने भोजन बनाने में उनके लिए सहायता प्रदान करती है या सहायक है। तो हम देखेंगे उसके बाद में जो पत्तियां हैं, और दूसरा जो कार्य होता है मुख्य रूप से जो जड़ होती है, पौधे की जो जड़ होती है उसके द्वारा मृदा में से मतलब भूमि के अंदर से खनिज लवण व जल तने के माध्यम से इन जो उसके जो पदार्थ हैं जो उसके लिए जो लाभदायक हैं, जो मृदा द्वारा उसे प्राप्त होते हैं, जो जड़ों के द्वारा तने से होकर शाखाओं में से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। उसके पश्चात जब ये भोजन की क्रिया जब यहाँ पर पत्तियों में संपन्न होती है, तो ये सभी पदार्थ आपस में मिलकर जो उसके लिए पोषक तत्वों का जो कार्य करते हैं, जो उसकी वृद्धि और विकास में सहायक है, ये सभी मिलकर पौधों के लिए जो पादप है उसके लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो भोजन का जो निर्माण होता है, तो ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के पश्चात पादप के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो पादप है उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को वायु द्वारा प्राप्त होती है, जो कि श्वसन क्रिया के दौरान वो ग्रहण करता है। तो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो भोजन का निर्माण होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल जो जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक कोशिकाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। तो पर्णहरित मतलब पत्तियों का रंग कैसा होना चाहिए, हरा भी होना आवश्यक है। जब भी ये क्रिया संपन्न होती है, मतलब जीवित जो पौधे हैं उनके अंदर ही केवल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तथा पर्णहरित पादप के अंदर पाया जाता है। तो जब ये आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ये पादप के पोषक तत्वों का एक पदार्थ है, जो कि पादप की जो क्रियाएं होती है उनके लिए आवश्यक है। उसके बाद में हम जानेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, इसके अतिरिक्त जो पादप है उनके अंदर अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। तो कार्बोहाइड्रेट है यह 3 किसे बना होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है, एक हाइड्रोजन इसके अंदर पाई जाती है, और एक ऑक्सीजन इसके अंदर मिली होती है। तो इन तीनों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। उसके बाद में जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त खाद्यों का संश्लेषण। पौधों को कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं जो कि हमें जड़ों द्वारा वह अवशोषित कर लेते हैं, और उस जड़ों द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ को वह अपनी जो पोषण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर काम में लेते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हुआ है। इसके पश्चात उन्हें अन्य खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता होती है जो मृदा द्वारा उन्हें प्राप्त होते हैं। तो जो पादप है उन्हें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, जो कि वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वह
उसे ग्रहण नहीं कर सकते। तो उनके लिए मृदा के अंदर कुछ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके मृदा में छोड़ देते हैं। मृदा में छोड़ने के पश्चात पौधे की जड़ों द्वारा, मतलब नाइट्रोजन को कौन कर लेते हैं, उसमें जो मृदा है उसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण कर लिया जाता है और नाइट्रोजन को ग्रहण करने के पश्चात वह उसे मृदा में छोड़ देते हैं। कहां पर छोड़ देते हैं? मृदा में छोड़ देते हैं, मतलब जो मिट्टी है उसके अंदर छोड़ देते हैं। वहां से पादपों द्वारा इस नाइट्रोजन को ग्रहण कर पौधे की जो क्रियाएं होती है, जो उसकी पोषण की जो क्रिया होती है तथा अपनी वृद्धि और विकास के लिए काम में ले ली जाती है। मृदा द्वारा जड़ों के माध्यम से प्रत्येक पौधे के प्रत्येक जड़ों द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग तक उसे पहुंचाया जाता है। तथा यदि मृदा में सूक्ष्म जीवाणु कम मात्रा में पाए जाते हैं तो वह नाइट्रोजन को कम मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं। वायुमंडल में क्योंकि प्रचुर मात्रा में है, लेकिन मृदा में यदि सूक्ष्म जीवाणु नहीं है। अब सूक्ष्म जीवाणु मृदा में कहां से आते हैं? क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो गोबर खाद जिसे हम कहते हैं वर्गी कंपोस्ट खाद कहते हैं, तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो गोबर खाद के अंदर हम छोड़ते हैं, जिन्हें हम केचुआ कहते हैं, तो उनके माध्यम से नाइट्रोजन को वायुमंडल से ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करने के पश्चात वह उस नाइट्रोजन को मृदा में छोड़ देते हैं। जो जड़ों द्वारा, पादप की जो जड़ें हैं उनके द्वारा उसे अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करने के पश्चात पादप तक पहुंचाई जाती है। या फिर मृदा में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है तो वहां पर हम दलहनी फसलों का अधिक उपयोग करें, मतलब दलहनी फसलों को अधिक मृदा में बोएं, जिससे जो उनकी जड़ें हैं, जब फसल को काट लेते हैं तो काटने के पश्चात जो उनकी जड़ें होती है उन दलहनी फसलों की जड़ों में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। जब वह वहां पर लंबे समय तक मृदा के अंदर रहती है तो वह नाइट्रोजन मृदा के अंदर मिल जाती है, जो कि पादपों के लिए वापस पुनः काम में आ जाती है। या फिर यदि हमें दलहनी फसलों का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें उपयोग में नहीं लेते हैं, फसल उनकी बुआई नहीं करते हैं, तो हम नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए खाद व उर्वरक देते हैं। जो रासायनिक जो पदार्थ हैं जैसे यूरिया, डीएपी, जो खाद हम देते हैं उनके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि मृदा की जो क्षमता है, जो मृदा में जो पादप उत्पन्न होने की जो क्षमता है या फसल जो उत्पन्न होती है वह अच्छी होती है, उसका उत्पादन अच्छा होता है। तथा उसके बाद में हम देखते हैं कि जो पोषण की जो विधियां हैं वह कौन कौन सी है। कुछ अन्य विधियां हैं, उनके अंदर हम देखेंगे परपोषी पोषण के अंतर्गत किन पादपों को रखा जाता है, कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं, मृतजीवी पादप कौन कौन से हैं और सजीवी पादप कौन कौन से हैं। ये पीछे चार मुख्य रूप से अन्य जो पोषण है इनके अंदर किस प्रकार के पादपों को रखा जाता है, इसके अंदर हम देखते हैं। पहला देखते हैं परपोषी पोषण के अंदर किन पादपों को रखा जाता है। तो परपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले जो पादप हैं उनकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो ऐसे पादप जो अन्य किसी पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें परपोषी पादप कहते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए वह किसी अन्य दूसरे पादपों पर रहते हैं, पूर्ण रूप से उन पर रहते हैं, तो ऐसे पादपों को हम परपोषी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, ये परपोषी का उदाहरण है। उसके बाद में देखते हैं कीटभक्षी पादप, जो कि कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो ऐसे पादप जो अपना भोजन
कीटों द्वारा या कीटों का भक्षण कर कीटों द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। कीटभक्षी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन कीटों को पचाकर ग्रहण करते हैं या कीटों को, सूक्ष्म जो कीट होते हैं उन्हें विखंडित कर, मतलब उन्हें चूर्ण चूर्ण कर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। और इस प्रकार के पादपों को किसमें रखा जाता है? कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे घटपर्णी पादप, घटपर्णी पादप इसका उदाहरण है। उसके बाद में देखेंगे मृतजीवी पादप। मृतजीवी पादप क्या होते हैं? मृत का मतलब समझ में आ रहा है, मरे हुए, मतलब जो, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे जो रोटी होती है, जिसे क्या करते हैं अपन, सुबह बनाया, जैसे शाम को उसे काम में नहीं लिया गया, उसे सुबह तक रखा गया या 2-3 दिन तक हम उसे रखते हैं, तो जब 2-3 दिन तक उसे रखते हैं तो उस पर एक विशेष प्रकार की फफूंद जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। एक फफूंद जैसी संरचना वहां पर बन जाती है। तो वो कौन से होते हैं? मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे फज्जाई, ये क्या है? मृतजीवी पादप है। तो ऐसे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से या सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब ऐसे पादप जो अपना भोजन मृत या सड़े गले खाद्य पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मृतजीवी पादप कहते हैं। जैसे कवक, फज्जाई आदि। ऐसे पादप जो मृत, मतलब उनमें जीवित नहीं है, उनमें किसी प्रकार का कोई जीव नहीं है, या जो सड़े गले जो खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाया जाता है, उन पदार्थों के द्वारा यह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पादपों को हम मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में देखते हैं सजीवी पोषण के अंतर्गत किन पादपों को रखा जाता है। तो ऐसे पादप, परिभाषा देखते हैं इसकी। ऐसे पादप जो भोजन के साथ साथ, किसके साथ? भोजन ग्रहण करने के साथ साथ, भोजन के साथ साथ अपना निवास स्थान, जहां पर वो रहते हैं, निवास स्थान आपस में बांट लेते हैं। ऐसे पादपों को या उन्हें क्या कहा जाता है? सजीवी पादप कहा जाता है। अब ऐसे पादप
जो भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब सजीवों हैं, तो ये भोजन ग्रहण करते हैं तथा दो पादप एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं तथा अपना निवास आपस में बांट लेते हैं, तो ऐसे पादपों को हम सहजीवी पोषण के अंतर्गत रखते हैं। उस देखेंगे मृदा का पुनर्गठन की, जो मृदा है उसका पुनर्गठन का मतलब उसे वापस पुनः उपजाऊ कैसे बनाया जा सके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पादप जो जो अपने जो फलीदार जो पादप होते हैं उनका हम अधिक मात्रा में उन्हें मृदा के अंदर बोएं, जिससे जब वह फसल पक जाती है तो पकने के पश्चात उसकी जड़ें मृदा के अंदर रह जाती है, और मृदा के अंदर रहने के पश्चात वह वहां पर जो मृदा के अंदर जो खनिज लवण है उनकी मात्रा को बढ़ाती है, साथ ही जो नाइट्रोजन होती है वह उन फलीदार पादपों की जो जड़ें हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वह जब उनका जो विखंडन होता है, जब वो उसके अंदर लंबे समय तक रहती है, तो उनकी जो नाइट्रोजन है वह मृदा में मिल जाती है, और आने वाले जो अन्य जो पोषक पदार्थ हैं वह वहां पर वापस पुनः उत्पन्न हो जाते हैं तथा वह जड़ों द्वारा वापस पुनः अवशोषित कर ली जाती है, क्योंकि जो पादप होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। तथा यदि हम फलीदार पादपों को तो उनके अंदर हम खाद और उर्वरक डालते हैं, जैसे यूरिया और डीएपी हम डालते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए लाभदायक होती है। यदि हम पोषक पदार्थ पादपों को नहीं देते हैं या मृदा के अंदर नहीं डालते हैं तो पौधे की वृद्धि और विकास नहीं होता है, और लंबे समय तक यदि हम किसी प्रकार से मृदा को पोषक पदार्थ ग्रहण नहीं करवाते हैं तो वहां पर जो उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, और धीरे धीरे वह मृदा बंजर होती चली जाती है। तो बंजर होने पर वहां पर नया पादप विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए उसे पुनः उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर जो पोषक पदार्थ हैं, मृदा के जो पोषक पदार्थ हैं उन्हें मृदा के अंदर डाला जाता है, जिससे वापस पुनः उसमें नए पादप विकसित किए जा सकें, और जो हमारे जो फसल है उसका उत्पादन भी सही रूप से हो सके। इसीलिए हम मृदा का पुनर्गठन करते हैं ताकि जो हमारे पादप हैं उनकी वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो।